नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स ट्रैक पे। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, हम बात करने वाले हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। ये जो सीरीज है ये है आपका इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था। हालांकि हम पूरा जितने भी भारतीय संविधान के जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी संविधान के जो विभाग हैं, सबके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे आपको याद करवाने की। लेकिन उससे पहले, चूंकि संविधान बना है, संविधान बनने से पहले किस तरीके की क्या कार्यविधियां रही हैं, क्यों जरूरत पड़ी संविधान के निर्माण की, ठीक है, तो उसका जो विकास हुआ था कहाँ से हुआ था। चूंकि आप सभी को पता है कि भारत का जो लगभग कह सकते कि 80% जो संविधान का हिस्सा है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया है। तो कहाँ से आया भारत शासन अधिनियम 1935 या उससे पहले का क्या सिनेरियो रहा था, तो पूरी चर्चा करेंगे। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि संविधान पढ़ने से पहले उसका जो बैकग्राउंड है वो जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है जहाँ पे हम बात करेंगे कि संवैधानिक विकास भारत का हुआ कैसे था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, मिलते हैं आपसे लास्ट में। ओके, तो बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। तो अगर संवैधानिक विकास की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा कि आप सभी को पता है, चूंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यानी कि कह सकते हैं कि जो संविधान का जो विकास हुआ था या भारत का जो विकास हुआ था, आप सभी को पता है, चूंकि भारत अंग्रेजों का कह सकते हैं कि अंग्रेजों के अधीन हम आ चुके थे, भारत भारत ठीक है। तो उस संदर्भ में संविधान का जो विकास हुआ था, सबसे पहले आप सभी को पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जो कि 1600 ईस्वी में आई थी। लेकिन धीरे धीरे उस ईस्ट इंडिया कंपनी से जो ब्रिटिश का जो राजा हुआ करता था या ब्रिटिश क्राउन भी बोल सकते हैं, यानी कि हालांकि रानी के अंतर्गत आया था, बट एक समझने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ, जैसे ब्रिटिश राजशाही के अंतर्गत आ गया था भारत का पूरा कह सकते कि अधिकार क्षेत्र, ठीक है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले लिया था। तो कुल मिला के जो भारत का जो संविधान है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट हो जाता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और दूसरा आ जाता है आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत हम इसको मतलब जो संवैधानिक विकास इसको दो पार्ट्स में डिवाइड मतलब पढ़ेंगे या समझेंगे। जिसमें पहला हो जाता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भी जो विकास है वो मतलब जो कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भारत चला था या भारत का जो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ था, वो 1773 से लेके 1858 के बीच में हुआ था, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा 1773 से 1858 के बीच में। चूंकि आप सभी को पता है 1858 में 1857 में हमारे यहाँ पे कह सकते हैं कि पहला स्वतंत्रता संग्राम हो गया था या बगावत हो गई थी। तो इस संदर्भ में 1858 में जो भारत का जो कंट्रोल था वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर में ले लिया था, ठीक है। तो वहीं पे फिर 1858 के बाद में आपको दिख रहा होगा 1858 से फिर 1947 तक, जब तक हम आजाद नहीं हो गए थे, तो 1858 से 1947 तक जो भारत का जो विकास था या संवैधानिक विकास था या जिस तरीके से भारत को चलाया गया था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चलाया गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक के बारे में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है। आप सभी को पता है सबसे पहले अगर हमने बात की 1773 से लेकर 1858 के बीच में, तो इसमें पहला आ जाता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये सारे जो भी ये रूल्स आपको दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आए थे, ठीक है। उसके बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 20 वर्ष के दौरान चार्टर एक्ट आने लगे, जिसमें पहला चार्टर एक्ट आया था 1793 में, दूसरा चार्टर एक्ट आया था 1813 में, तीसरा चार्टर एक्ट आया था फिर से 20 वर्ष बाद 1833 में, और उसके भी 20 वर्ष बाद अगला चार्टर एक्ट आया था 1853 में। इसके अनुसार अगर अगला चार्टर एक्ट आता तो कितने वर्ष बाद आता, 20 वर्ष बाद। तो कब तक आ जाता आपका 53, 10 63 और 10 73 में, ठीक है। लेकिन 53 के बाद में जैसे ही 1857 आता है, भारत में विद्रोह हो जाता है या कह सकते हैं कि भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हो जाता है, और जो कि एक सैनिक विद्रोह हुआ करता था। तो इस संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हुआ करते थे उनको पकड़ पकड़ के जो जनता थी या जो कह सकते हैं कि भारतीय लोग थे वो पकड़ पकड़ के मारने लगे थे, ठीक है। तो उस संदर्भ में यानी कि कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का के लोग जो मार पिटाई होने लगी थी, तो उसके बाद में जो ब्रिटिश क्राउन था उसने पूरा कंट्रोल अपने अंडर में ले लिया था। सेम एज मिर्जापुर, आप सभी को पता है कि जब
मुन्ना भैया से कंट्रोल नहीं हुआ, तो बाद में कालीन भैया को ही उतर के आना पड़ा था। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से कि ईस्ट इंडिया कंपनी से जब कंट्रोल नहीं हुआ, बहुत दिनों तक इन्होंने देख लिया 1773 से लेकर 1857 तक। उसके बाद में जब विद्रोह हो गया तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा जो भारत का कंट्रोल था वो अपने अंडर में ले लिया था। इस संदर्भ में अगर ब्रिटिश क्राउन की हम बात करते हैं, तो पहला जो कह सकते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने के बाद में जो पहला अधिनियम आया था, या पहला जो सुधार आया था, या पहला नियम आया था, ठीक है, नियम वही होते हैं, या कह सकते हैं जो ये एक्ट है या अधिनियम है, ये वही है कि इसके अनुसार अब भारत चलेगा, या भारत का जो शासन है वो इसके अनुसार चलेगा। तो पहला ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने के बाद में पहला तो 1858 में ही आ गया था, जिसको बोला गया था भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, उसके बाद में आया था भारत परिषद अधिनियम 1861। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892। फिर आया भारत परिषद अधिनियम 1909, और 1909 के बाद में भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। और चूंकि आप सभी को पता 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था, और इससे पहले हालांकि 1914 से लेकर 1919 तक कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध भी चला था। तो इस संदर्भ में अंग्रेजों की कह सकते हैं, ब्रिटिश की या जो भी है, उन लोगों का थोड़ा शासन व्यवस्था भी हिल चुकी थी। तो 1919 में उन्होंने नए नियम लागू किए, और उसके बाद में फिर से 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है पूरा अपडेट होके आ जाता है 1935 का। और उसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आ जाता है 1947, और 1947 में भारत आजाद हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग अपना संविधान बनाते हैं, उसको संविधान को अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं 26 जनवरी 1950 से। और उसके हालांकि जो संविधान था 1949 से ही उसके कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, पर आधिकारिक तौर से 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू होता है। और उसके बाद में कह सकते हैं कि एक तरीके से भारत का जो संविधान था वो उसके अनुसार अभी तक भारत चल रहा है। समय समय पे इसमें बदलाव होते रहे। हम पूरी सीरीज में लास्ट तक पूरी चर्चा करेंगे कब कब इसमें बदलाव हुए, क्या क्या बदलाव हुए, किस किस प्रधानमंत्री ने किए। हालांकि मोस्ट ऑफ द बदलाव श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा ही किए गए थे। ठीक है, पर वो जब उसका वक्त आएगा तब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। आज हम बात करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाली है जितने भी एक्ट थे उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आ जाता है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। हम चर्चा करेंगे कि स्पेशली हर अधिनियम में या हर एक्ट में क्या ऐसा स्पेशल था जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला आ जाता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहली बात करते हैं कि इसका रीजन क्या था, यानी कि वजह क्या थी कि रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़े। तो सबसे पहली बात थी कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, दूसरा एक्ट आया था कंपनी की खराब होती स्थिति, आर्थिक स्थिति, और तीसरा कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को निजी व्यापार में छूट। ये मुख्य कह सकते हैं कि वजह रही थी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये जितने भी आपको दिख रहे हैं एक्ट जो भी आए थे, चाहे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो, 84 का हो, 93 का चार्टर एक्ट हो, 13 का चार्टर एक्ट हो, 1833 का चार्टर एक्ट हो, 1853 का चार्टर एक्ट हो, कोई भी चार्टर एक्ट है अगर, तो ये एक्चुअली एक्ट बेसिकली ये कंपनी के लिए बनाए गए थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बनाए गए थे। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नियम बनाए गए तो वो ब्रिटिश संसद में बने थे, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहां पे बने थे। और उन्होंने नियम बनाए थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इस तरीके से व्यापार करेगी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है, भारत के जो अधिकारी रहते हैं वो उसके अनुसार से कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब वही बात है कि कोई नियम बन रहे हैं लंदन में या ब्रिटिश में, ठीक है, और उनको अप्लाई कराया जा रहा है भारत में। अब जैसे भारत की ही बात ले लें आप, बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बताता हूं, जैसे कि संसद में नियम बनते हैं, संसद में नियम बनने के बावजूद भी चूंकि अब तो भारत की ही संसद में नियम बनते हैं, भारतीय विधान परिषद में विधानसभा में नियम बनते हैं, उसके बावजूद भी जितने भी राजशाही लोग, मतलब राजशाही नहीं, मतलब जितने भी अफसरशाही लोग हैं, यानी कि आप अपने जिले का डीएम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ले लीजिए, ठीक है, और एसडीएम ले लीजिए, जितने भी इवन छोटे लेवल का एक जो आपके लोकल लेवल में जो सरकारी दफ्तर होगा ना, वहां का अगर बाबू भी आप ले लेना, जो ऑफिस असिस्टेंट भी होता है ना, वो भी आज की डेट में अपने आप को मतलब मुख्यमंत्री समझने लगता है। किसी गरीब व्यक्ति को मतलब वो एक अलग ही नजर से देखता है। और यहाँ तक कि मतलब उनकी प्रथम मानसिकता, हालांकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर उनकी प्रथम मानसिकता यही रहती है कि किस तरीके से लूट को या घसोट को, मतलब कि मुफ्तखोरी को, लूट को अंजाम दिया जाए या अपनी जेब भरी जाए। तो आज यानी कि 21वीं सदी में सन 2024 में यदि एक छोटे लेवल के बाबू का ये हाल है, तो आप सोचिए 1773 में या उससे पहले के समय में या उसके बाद के समय में क्या स्थितियां नहीं होगी भारत की। मतलब किस तरीके से नियम कहीं और बन रहे हैं, अप्लाई कहीं कोई और करवा रहा है, अप्लाई हो किसी और पे रहा है, तो वो आप सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं। ठीक है,
तो इसी संदर्भ में ये नियम बने थे, यानी कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी या ब्रिटिश के जो नेता थे या क्राउन थे या राजा थे वहां के, उनको पता था कि किस तरीके से काम करती है ब्रिटिश ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो कुल मिला के उस के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखा जाए, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी ही अगर सरकार से ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, यानी कि वहां के राजा से ज्यादा अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा हो जाएगा, तो फिर वो राजा की ही इज्जत नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। और राजा की इज्जत नहीं करेगी, इसका मतलब है कि कल को तख्ता पलट हो सकता है। इस वजह से वहां की जो पार्लियामेंट, आप मान सकते हैं या कह सकते हैं कि जो राजा या रानी थे, उन्होंने ब्रिटिश जो कंपनी थी उसको कंट्रोल, ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको कंट्रोल में करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया था, ठीक है। उसके अलावा दूसरा जो एक वजह थी, वो वजह ये थी कि कंपनी की जो स्थिति थी या कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो डाउन हो रही थी। हालांकि ये सब कहने की बातें हैं, सिंपल सी बात है कि एक कंपनी एक देश से निकल के पूरे दुनिया में अपनी ब्रांचेज खोल लेती है, और उसके बावजूद वो कंपनी ये बोलती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ये तो वही है कि मतलब समझ जाइए आप, मूर्ख बनाने वाली बातें हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को निजी व्यापार में छूट थी, यानी कि कंपनी के जो अधिकारी और कर्मचारी थे यहाँ पे, ये मतलब कंपनी के अंडर में रह के तो व्यापार करते ही थे, ये अपना निजी तौर पे भी व्यापार कर सकते थे, ये इनको छूट थी। तो ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे कि अगर उत्तर प्रदेश, मतलब कि चाहे कोई भी सरकार हो, किसी राज्य की सरकार हो, वहां का अगर कोई बाबू है या कोई भी डीएम है, डीएम ही आप मान लीजिए तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो अगर वहां का जो डीएम है वो संविधान के अनुसार न चलते हुए वो अपना अलग ही संविधान, अपना ही अलग ही एक प्रावधान बना ले, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ के ही राजा हैं, तो ये मतलब लोकतंत्र में या कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए एक किसी भी देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब वो संविधान के अनुसार नहीं चलेगा, वहां की जनता के ही मनोभाव को नहीं समझेगा, अपने अनुसार कार्य करेगा, तो ये बिल्कुल ही फिजूल की बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में था क्या क्या ऐसा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ब्रिटिश संसद द्वारा 1773 में इस एक्ट को पास किया गया, और 74 में यानी कि एक साल बाद इसको भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये मैं सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट्स आपको बता रहा हूं जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पिक होते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात, क्वेश्चन ये बनेगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, पहली बात, भारत का पहला उच्चतम न्यायालय कहाँ बना था, तो आपका कलकत्ता में बना था। किस सन में बना था? 1774 में बना था। किस एक्ट के तहत बना था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था, ठीक है। मैंने एक लाइन में 3 क्वेश्चन बता दिए आपको। अगला क्वेश्चन, इस जो उच्च न्यायालय था, इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ये आपका जो प्रमुख मुख्य न्यायाधीश थे, ये थे सर एलिजा इम्पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। जो प्रथम उच्चतम न्यायालय था या प्रथम सुप्रीम कोर्ट था हिंदुस्तान का या भारत का, उसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, वो न्यायाधीश, उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, ठीक है। और इसके अलावा यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी शामिल थे। जैसे कि अगर वर्तमान में आप बात करें तो उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा 34 अन्य मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। सेम इसी तरीके से अगर बात करते हैं कि उस समय यानी तत्कालीन उच्चतम न्यायालय में प्रमुख जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे जी, उनके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनके नाम थे निमेस्टर, चैम्बर्स, हाइट। हालांकि हो सकता है ये आपसे मतलब वन लाइनर जो यूपी पुलिस है या जो स्टेट पुलिस है या स्टेट सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम्स रहते हैं या फिर जो लोअर पीसीएस तक के एग्जाम्स में इतना डिटेल नहीं पूछा जाए, पर जब आप पीसीएस लेवल पे जाते हैं तो वहां पे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि निम्न में से कौन सा उच्चतम न्यायालय से संबंधित कह सकते हैं कि जज नहीं था। तो वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अन्य न्यायाधीशों में आ जाता है नाम लिमेस्टर का, चैम्बर्स का और हाइट का, ठीक है। अगली बात करते हैं बंगाल के गवर्नर को, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि बस पद वही था, नाम बदल दिया गया। जैसे कि अभी बात करते हैं कि कोई भी आप एग्जाम, आप जैसे कि उत्तर प्रदेश में ही अभी काफी बदलाव चल रही हैं, ठीक है। वहीं पे अगर बात करी जाए, जैसे कि आप सभी को पता है लेखपाल का जो पद है, लेखपाल से पहले उसको कुछ और बोला जाता था उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो उसका ना मतलब कार्य वही रहा, उसकी जो क्राइटेरिया थी वो वही है, पर उसका जो नाम है या कह सकते कि जो पद का नाम है वो बदल दिया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है, क्लियर। और पहला पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन ये आ जाता कि पहला गवर्नर जनरल कौन था?
तो पहला गवर्नर जनरल हो गया आपका वॉरेन हेस्टिंग। सेम इसी से एक अन्य क्वेश्चन निकल के आता है कि बंगाल का आखिरी गवर्नर कौन था। सिंपल सी बात, जो गवर्नर था उसको ही गवर्नर जनरल बनाया। तो जो गवर्नर जनरल बना वो प्रथम गवर्नर जनरल था, लेकिन वो गवर्नर जनरल बनने से पहले वो सिर्फ गवर्नर गवर्नर था। ठीक है, तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था वॉरेन हेस्टिंग, और यही बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ठीक है, इसके अलावा इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी, यानी कि जो गवर्नर जनरल था वो तो एक टॉप लीडर का मतलब मान सकते हैं कि अधिकारी हो गया, और उसके सपोर्ट के लिए उसके असिस्टेंट बनाए गए थे। तो वो उस गवर्नर जनरल के अलावा उसके 4 अन्य असिस्टेंट थे। ठीक है, जिसको बोला गया कि गवर्नर जनरल के अलावा उसकी 4 सदस्य की कार्यकारी परिषद भी बनाई गई थी। ठीक है, अगला आ जाता 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार व उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। यानी कि आप सभी को पता है, अगर आपने इतिहास पढ़ रखा है तो आपको पता है कि सबसे पहले अंग्रेजों का जो कब्जा हुआ था वो मुंबई पे हुआ था, सूरत पे हुआ था। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता पे कब्जा किया था, और कलकत्ता से ही उनका पूरा जो कंट्रोल था वो वहां से कलकत्ता से ही चला था। तो कुल मिला के कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, चूंकि पूरे बंगाल का कंट्रोल इनके पास में था, बिहार का कंट्रोल भी इनके पास में आ गया था, इसके अलावा उड़ीसा का भी कंट्रोल इनके पास में आ गया था। तो कुल मिला के कलकत्ता के गवर्नर को ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। इसके अलावा कलकत्ता का जो, या कह सकते हैं कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसको थोड़ा और पावरफुल कर दिया गया। कुल मिला के चूंकि उस समय 3 जगह पे गवर्नर हुआ करते थे, बंगाल, मद्रास और बंबई, 3 प्रेसिडेंसियां थी। तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, या जिसको वर्तमान में मुंबई बोलते हैं, उस समय बंबई बोला जाता था। तो मद्रास, जो कि वर्तमान में चेन्नई बोला जाता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बंगाल और बंबई, मद्रास और बंबई ही बोला पूछा जाएगा। तो मद्रास एवं बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर में कर दिया गया था, यानी कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल आपका वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसके सपोर्ट के लिए 4, इसके अलावा 4 अन्य सदस्य की जो कार्यकारी परिषद बनाई गई। ठीक है, इसके अलावा इसको एक पावर दे दी गई कि अब ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कंट्रोल मतलब कि नियम बना सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसको एक और पावर दी गई, इसको थोड़ा और औहदा इसका ऊंचा कर दिया गया, और इसके अंदर में यानी कि कह सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर, ठीक है, बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसी को कर दिया गया था। ठीक है, अगला बात करते हैं कि इसमें कुछ अन्य और बदलाव हुए थे, जिसमें निजी व्यापार एवं रिश्वत व उपहार पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि जो कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की अनुमति थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वो निजी व्यापार की अनुमति को इन्होंने मतलब समाप्त कर दिया। यानी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय व्यक्तिगत रूप से अपना कोई व्यापार नहीं कर सकता है। जैसे मैं वर्तमान में, जैसे अगर अभी वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुसार बात की जाए, तो आप एक कह सकते हैं कि लाभ के पद पे रहते हुए कोई दूसरा औहदा धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि आप सब इंस्पेक्टर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, या किसी भी स्टेट पुलिस में, या कहीं पे भी आप सरकारी जॉब अगर करते हैं, और सरकारी जॉब करने के साथ साथ आप चाहते हैं कि हम विधायकी लड़ लें, तो ऐसा आपको नहीं किया देना जाए, मतलब कि नहीं, ये नियम है कि आप लाभ के पद पे रहते हुए कोई सरकारी ओहदे पे दूसरे पे नहीं जा सकते। तो कुल मिला के अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हैं और उसके बाद आप सोचे कि आप विधायकी लड़ लें, सांसदीय लड़, इवन आप प्रधानी का इलेक्शन, प्रधानी तो छोड़िए, एक जो वार्ड मेंबर तक का जो इलेक्शन होता है वो भी आप नहीं लड़ सकते। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है कि इस एक्ट के माध्यम से सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि कंपनी की जो गवर्निंग बॉडी थी वो, और कंपनी पे जो नियंत्रण सशक्त हो गया। कुल मिला के कंपनी जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति कर दी गई, और जिसके तहत जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो सीधा ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट दिया करते थे। ठीक है, तो कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। जैसे इससे पहले क्या होता था कि कंपनी भारत में कितना राजस्व अर्जित कर रही है, या किस व्यक्ति के साथ में कैसा व्यवहार कर रही है, कितनी आर्मी रख रही है, तो कोई भी जानकारी ये ब्रिटिश सरकार को नहीं देते थे। और इसी से ब्रिटिश सरकार को थोड़ा मतलब कह सकते कि उनकी इंटरनल रिपोर्ट मिली होगी कि भाई सिंपल सी बात है कि आपकी सरकार से ज्यादा पैसा इनके पास हो जाएगा। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे वर्तमान में ही ले लीजिए, अब जियो है, यानी अंबानी जी के जो सिम मतलब कह सकते हैं कि जो एम्पायर है, वो कल चाहे कल को भारत की सरकार को बदल सकते हैं, क्योंकि उनके पास में भारत की सरकार से ज्यादा पैसा है, और मतलब हर तरीके से वो भारत की सरकार से ज्यादा सशक्त है। ठीक है, हालांकि बस उनके पास सैन्य जानकारी, सैन्य सिंपल सी बात है,
ये तो चूंकि भारत में रह रहे तो भारत की संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, वरना सोचिए जिस व्यक्ति के पास में भारत से ज्यादा पैसा हो, ठीक है, यानी वो भारत में ही अगर रह रहा है, या भारत मान लीजिए कि अंडमान निकोबार में इनका अपना है, भारत से ज्यादा इनके पास पैसा है, भारत से ज्यादा इनके पास में पावर है, और भारत से ज्यादा इनके पास में कह सकते हैं सैन्य ताकत है, तो कल को ये भारत सरकार के साथ में कुछ भी कर सकते हैं। सेम इसी डर की वजह से जो ब्रिटिश की जो कंपनी थी, या सॉरी ब्रिटिश की जो सरकार थी ब्रिटिश की, वो डर गई और उन्होंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, और उसके तहत इन्होंने मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अपने कंट्रोल में करना चाहा, ठीक है, और कंट्रोल में कर भी लिया था। तो कुल मिला के बात कर यही था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। आगे हम बात करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, ठीक है। ये क्या हुआ था, अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था, उसके अनुसार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो चलने लगी थी। इसके अलावा चूंकि 10 साल बाद, सिंपल सी बात है, चूंकि पुराने नियमों से आप कब तक चल सकते हैं, जैसे कि अगर भारतीय संविधान की ही बात की जाए तो 1947 से, या मान सकते हैं आप 1950 से आज 2024 आते आते लगभग 110 संविधान संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने के बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट था, इसका जो वजह थी, यानी कि इसका जो रीजन था, इसको लाने का जो कारण था, वो सिर्फ और सिर्फ इतना था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई। सिंपल सी बात है, समय के साथ में जो अब कमियां अपने आप ही निकल आती हैं। जैसे कि वर्तमान में अगर भारत सरकार कोई भी कितना भी अच्छा नियम बनाना चाहे, आज के 20 साल बाद जो जनरेशन आएगी या हम ही लोग होंगे वो बोलेंगे हाँ उस समय थोड़ा गलती हो गई थी, क्योंकि हम 20 साल आगे हो चुके होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से अब जैसे कि आज की डेट में है, अभी आपने सुना होगा, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, सुना क्या होगा, कोरोना आया था। तो कोरोना में भारत में लाखों लोगों ने अपनी जान दे दी थी, लेकिन आज की डेट में कोरोना को कोई भी इतना सीरियस नहीं ले रहा है। सेम इसी तरीके से आज के 20 साल बाद जो हमारी जो नई जनरेशन है, या जो अभी जो बच्चे हैं, वो जब बड़े होंगे 20 वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद, या 50 वर्ष मान लीजिए आप, तो 50 वर्ष बाद वो बोलेंगे कि क्या, मतलब जैसे आप उस समय तो आप या तो दादा बन चुके होंगे या पिताजी होंगे, तो दादा ही मान लीजिए, तो बोलेंगे क्या दादाजी, आप तो एक वायरस की वजह से आपके मतलब कि आपके टाइम पे लाखों लोग मर गए थे, आज की डेट में देख लो, है ना। तो समय के अनुसार सारे कुछ बदल जाते हैं। तो 1784 में ब्रिटिश सरकार को लगा कि हाँ कुछ कमियां रह गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो उनको खत्म करना चाहिए, यानी उन कमियों को समाप्त करना चाहिए और कंपनी को और कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अभी भी कंपनी कंट्रोल से थोड़ा बाहर थी, ठीक है। तो कंपनी को और कंट्रोल में करने के लिए कुछ अन्य प्रावधान लाए गए थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के माध्यम से। बात करते कुछ जो प्रावधान थे उनके बारे में, तो कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों के कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया, यानी कि जो व्यापारिक कार्य थे और प्रशासनिक कार्य थे। जैसे कि वर्तमान में भारत की अगर राजनीति की बात करें, या भारत की जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में बात करें, तो जो प्रशासनिक कार्य है वो, जैसे कि आपके जिले में जो प्रशासनिक कार्य है वो देखेगा आपका जिला अधिकारी, ठीक है। वहीं अगर व्यापारिक कार्य देखें तो व्यापारिक कार्य को आप छोड़ दीजिए, जैसे कि राजनीतिक कार्य हो गए, ठीक है। तो राजनीतिक कार्यों में आपके जिले का जो राजनीति वगैरह हो वो आपका देखते हैं सांसद, ठीक है। वहीं अगर प्रशासनिक कार्य की बात की जाए तो प्रशासनिक कार्य देखता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। सेम इसी तरीके से जैसे कि अगर प्रशासनिक कार्यों में भी अलग अलग डिवाइडेशन है, जैसे प्रशासनिक कार्यों में राजस्व का जो कंट्रोल रहता है वो पूरा देखता है आपका जिलाधिकारी। वहीं अगर पुलिसिंग की पूरी पावर देखी जाए, यानी कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो सारा कौन देखता है, आपके जिले का जो आईपीएस रहता है, यानी जिसको बोलते हैं पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसी तरीके से कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया था, यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, ठीक है। आगे बात करते हैं, इस एक्ट के तहत व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिनकी सदस्य संख्या 24 थी, और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिनकी सदस्य संख्या 7 और 1, यानी कि कुल मिला के जो 7 सदस्य संख्या थी, जिसमें एक राज्य मंत्री तथा 6 अन्य सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। तो कुल मिला के 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी का जो व्यापारिक और प्रशासनिक जो ढांचा था उसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। और जिसमें व्यापारिक ढांचे के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और प्रशासनिक ढांचे के लिए या राजनीतिक ढांचे के लिए, सॉरी व्यापारिक ढांचे के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई थी, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 24 थी, और कोर्ट ऑफ कंट्रोल की या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सदस्य संख्या आपकी 7 हुआ करती थी, ठीक है। गवर्नर जनरल की परिषद में की संख्या मैंने आपको बताया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में वॉरेन हेस्टिंग के सपोर्ट के लिए 4 उसके असिस्टेंट नियुक्त किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब 1784 का जो परिषद थी
सॉरी 1784 का जो इंडिया एक्ट था, उसमें जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसकी संख्या पहले 4 हुआ करती थी, उसको 4 से घटा के 3 कर दिया गया था, ठीक है। और गवर्नर को परिषद पर विशेष अधिकार, यानी कि हालांकि अधिकार तो पहले ही था, बस कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी सदस्य संख्या 4 से 3 कर दी गई थी, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय शासन का अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया, यानी कि जो प्रांतीय सरकारें थी, जैसे कि मान लीजिए बंगाल की सरकार है, बिहार की सरकार है, उड़ीसा की सरकार, इन्होंने जो बना रखी थी अपनी सो कॉल्ड, ठीक है। अब वहां का अगर मान लीजिए कोई नेता है, वो गवर्नर जनरल की बात नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को यह अधिकार दे दिया गया कि वो वहां की सरकार को बर्खास्त कर सकता है, ठीक है। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई थी। देखिए, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत भारत में जो अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, उनके लिए इंग्लैंड में, उनके लिए अगर कोई मुकदमा चलेगा तो वो इंग्लैंड में चलेगा, ठीक है। तो उसके लिए कोर्ट बनाया गया था, वो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। मतलब इनकी स्ट्रेटेजी आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर किसी अंग्रेज अधिकारी पर आपको केस करना है तो उसके लिए आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा, समझ रहे, मतलब 21वीं सदी में भी अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अगर किसी व्यक्ति को किसी पे केस करना है तो पहले तो वो सोचता ही है, मतलब कोर्ट वोर्ट से तो बहुत दूर ही रहता है। उसके अलावा भी अगर वो करना भी चाहे तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है, उसको मतलब आपके लोअर कोर्ट से, सेशन कोर्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। लड़ते 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 लगभग 20 वर्ष लग जाएंगे, तब जाके वो लास्ट में, उससे ज्यादा भी मान सकते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है जाके, ठीक है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने में भी आदमी सोचता है कि नहीं, जैसे कि अगर आपको आर्टिकल 32 के तहत जाना है तो वहां पे भी आदमी नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट जाता ही नहीं है, मतलब ठीक है। जो पैसे वाले लोग हैं सिर्फ वही जाते हैं, पर एक सामान्य नागरिक की अगर मैं बात करूं तो, और इन्होंने बोला है कि अगर आपको किसी अंग्रेज अधिकारी पे कोई मुकदमा चलाना है तो उसके लिए आपको पहले इंग्लैंड आना होगा, इंग्लैंड की कोर्ट में आपको आप मतलब उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, जो कि बिल्कुल ना के बराबर हुआ करता था। हालांकि कुछ कोर्ट केस पहुंचे थे, पर वही है, जब करोड़ों केसों में एक आध केस अगर वहां पहुंच जाता तो वो तो मतलब बिल्कुल ही नगण्य मान लीजिए आप, ठीक है। इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को देसी राजाओं से युद्ध या संधि करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो पहले क्या करता था कि चलो 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 लड़ते हैं, मतलब बगल वाले राजा ने हमको टैक्स नहीं दिया, चलो आज इस पे चढ़ाई कर देते हैं, या ऐसे ही बैठा, इसके मन में आया कि हाँ यार वो हम वहां घूमने गए थे, वो वाला महल हमें अच्छा लग रहा था, छोड़ो कर दो चढ़ाई, ठीक है। तो इस अधिनियम के तहत या 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था, इसके तहत अगर गवर्नर जनरल को किसी भी राजा पे या किसी भी प्रांतीय राजा पे किसी पे भी अगर अटैक करना है या उसके साथ में युद्ध करना है तो उसको पहले मतलब परमिशन लेनी पड़ती थी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, ठीक है। इस एक्ट में 1786 में संशोधन किया गया था, जिसके तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी गई, जिसके द्वारा वह किसी विशेष अवस्था में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द कर सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पॉइंट कि बताइए कि किस अधिनियम के तहत या किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को ये पावर दी गई कि वो अपनी परिषद के जो उसकी परिषद के जो निर्णय थे उनको भी रद्द कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो हालांकि वर्तमान में आज की डेट में हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। हमने आज बात की रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरी हमने बात की पिट्स इंडिया एक्ट 1784, और इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे, जितने भी अभी तक के मतलब पीसीएस लेवल के जितने भी क्वेश्चंस बने थे, मैंने आपको सारे आपको बता रखे हैं, ठीक है। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे चार्टर एक्ट के बारे में, जो कि 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट था, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर न्यू अपडेट्स। ओके, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।